आइए स्टूडेंट्स, जिस चीज का आपको लंबे समय से इंतजार था उस टॉपिक को मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा आप सभी जानते हो, साहित्य हमारा पूर्ण रूपेण कंप्लीट है। 14 चैप्टर्स हैं संस्कृत में और 14 चैप्टर्स भावार्थ हो या प्रश्न उत्तर हो, सबका सब कंप्लीट है, सबका सब पूर्ण है आपके एग्जाम को देखते हुए। रही बात व्याकरण के टॉपिक की, तो जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था वह टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। यानी व्याकरण में आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं हम संधि। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। आशा सुमन स्टडी चैनल के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है, मस्ट वेलकम है इस नए टॉपिक में जिसका नाम है संधि। स्टूडेंट्स, इसमें दो तीन चीजें मेन हैं जिसे आपको सर्वप्रथम समझना होगा। संधि होता क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि किन किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, संधि के कितने भेद होते हैं, उन भेदों की परिभाषा क्या है। एक वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स निराकरण किए गए हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं स्टूडेंट्स कि यदि आप इस टॉपिक को पढ़ करके जाते हो तो निश्चित है, चाहे प्रश्न 1 नंबर का है या 5 नंबर का है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न न हो। कितने नंबर का होगा यह मैं नहीं बता रहा, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि इससे आपके प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, ये 100% श्योर है। कहीं आप लिख लें। आज स्टूडेंट्स जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है संधि। सर्वप्रथम जानेंगे हम कि संधि किन किन शब्दों के मेल से बना है। संधि किन किन शब्दों के मेल से बना है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। संधि में दो शब्द आते हैं, सम प्लस धी। सम प्लस धी, यही दो शब्द हैं जिसको मिलकर के संधि शब्द बना है। संधि का अर्थ होता है मेल। क्या? मेल। बातें आ रही समझ में? और वही मेल यहां पर पढ़े होंगे। लेकिन समस्या यह है कि मेल किस चीज का है भाई? मेल आखिर किस चीज का? क्या दो व्यक्तियों का मेल? क्या दो शब्दों का मेल? क्या दो वाक्यों का मेल? बिल्कुल गलत, और सबका सब गलत। ध्यान रहे, यह तो वर्णों का मेल है। किसका मेल है? वर्णों का। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यह जो अभी बता रहा हूं यह बड़ा ही परीक्षा में आपको डिस्टर्ब करता है। यदि पूछ दिया कि संधि है तो नीचे रहेगा शब्दों का मेल, यह आपका पहला ऑप्शन हो सकता है। और तब आप तुरंत टिक आउट करोगे, कहोगे 1 नंबर तो आ ही गया साहब, बिल्कुल गड़बड़ कर दिया आपने। शब्दों का मेल नहीं है स्टूडेंट्स, यह तो वर्णों का मेल है। कंफ्यूजन में आप क्यों पड़ जाते हो? क्योंकि आप देखते हो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, विद्या धन आलय, आपको लगता है कि ये दोनों शब्द आपस में जुड़ गए, लेकिन यह शब्दों का मेल नहीं होता स्टूडेंट्स, यह तो वर्णों का मेल होता है। देखेंगे हम लोग क्या संधि की परिभाषा करें। दो अत्यंत संयोगी वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संयोगी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? वैसे वर्ण जो आपस में मिलने की योग्यता रखते हों, जो आपस में मिल करके एक नया शब्द तैयार कर रहे हों, तब जाकर के हम कहेंगे कि यह संधि है। क्या हम क धन म धन ल, क्या हमने कमल लिख दिया और यह संधि हो गया? क धन म धन ल हमने लिख दिया, इसमें भी दो अक्षर जुड़ रहे हैं, क में म में ल, कमल, तब बन रहा है। तो क्या यह संधि हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह अपनी योग्यता नहीं रखता। क्या लिखा गया है? दो, यहां पर दिया गया है दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से, अर्थात वह योग्यता रखता हो, उसकी आकांक्षा हो मिलन करने की, और वह योग्यता रखता हो मिल करके एक नया विकार उत्पन्न करने की, एक नया शब्द बनाने की, तब कहेंगे कि वह संधि का शब्द है। बातें आ रही समझ में? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, उसको ध्यान रखिएगा। यदि आप इसको याद रखते हो तो यह मेरा दावा है कि चाहे वह संधि हो या संधि विच्छेद हो, आपसे बच के नहीं भाग सकता। क्या है तो देखिएगा, कह रहा है कि संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ अंतिम पद के प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता है। जैसे हिमालय को हमने लिखा हिमालय, अब हिम को हमने लिया या आले को लिया हमने, तो इसमें से भाई कहां से वर्ण को निकालेंगे? क्या हिम का ई निकाल लें हम? क्या इसमें ह है, ह को निकाल लें? क्या इसमें म हलंत आएगा, म हलंत को निकाल लें? बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ
यह प्रथम पद हो गया, यह अंतिम पद हो गया। प्रथम मीन्स पहला होता है, अंतिम तो आप जानते ही हो। और पद आपको आश्चर्य में पड़ने की आवश्यकता नहीं, पद कौन सा शब्द है? अरे स्टूडेंट्स, शब्द को ही पद कहते हैं। खास करके व्याकरण की भाषा में आओगे, व्याकरण की भाषा में स्टूडेंट्स, तो मैं बता दूं कि शब्द और पद एक ही है, लेकिन संधि और समास में उसी शब्द को पद के नाम से जाना जाता है। नहीं आ रहा समझ में? अरे कैसे समझोगे जी? अच्छा लो ना, एक उदाहरण लो ना। आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, आप कौन हो? आप मेरे छात्र हो ना, या छात्रा हो, यही कहोगे। लेकिन सोचो आप कहीं गिर गए और आपके पैर में मोच आ गई, तो आपको तुरंत लोग लेकर के कहाँ जाएंगे? अस्पताल में। तो क्या अस्पताल में पूछेंगे कि आप छात्रा हो ना? डॉक्टर पूछेगा कितने मरीज आए हैं, आपको छात्रा में नहीं गिना जाएगा, किस में गिना जाएगा? मरीज में। नाम बदल गया ना। ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स, शब्द साहित्य की भाषा में वह शब्द है, लेकिन जैसे ही हम लोग आते हैं व्याकरण की दुनिया में, तो स्टूडेंट्स खास करके दो जगह पे, संधि और समास में, ध्यान रखिएगा, संधि और समास में इसको पद के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिए। अब देखेंगे, पहला पद है यानी पहला शब्द है हिम, दूसरा या अंतिम पद है आलय। प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ, इसमें से अंतिम निकालेंगे तो अ आएगा, कोई दिक्कत? और आलय, इसमें से करें ना कि अंतिम पद के प्रथम वर्ण को, इसमें से क्या निकालना है? प्रथम वर्ण को, तो प्रथम आ निकल गया। अब अ में आ को जोड़ के देखेंगे कि क्या आ रहा है? आ ही आएगा। अ में आ को जोड़ने पर जो विकृति उत्पन्न होगी वह आ के रूप में आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिएगा कैसा हम करेंगे। जैसे हिम है ना स्टूडेंट्स, हिम में से हम अ को निकाले हुए हैं, तो जब स्वर निकला इसमें से तो यह हलंत लग गया। ठीक है, और आलयः में से आ को हमने निकाल लिया है तो लयः बचा है, लयः को हमने लिख लिया। हिम में से अ निकला, म में हलंत लग गया, हिम लिख दिया मैंने। आलयः में से आ निकला, लयः बचा, लयः हमने लिख दिया। यहां तक ठीक ठाक समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? बस ठीक है। अब देखिए, अ में आ को जोड़ने पर क्या बना, तो मैंने क्या बताया? आ बनता है। अब देखिए, जो विकृति उत्पन्न हुई है ना, जो नया वर्ण हमको मिला है, इस वर्ण को स्टूडेंट्स वहीं पे उठा के रखना है जहां से आपने निकाला है। जो विकृति उत्पन्न वाला वर्ण है, उस वर्ण को हमें उसी स्थान पे रख देना है जहां से उसको निकाला है। तो ध्यान दीजिए ना, या तो हमने इस म में से अ को निकाला है तो हम कहेंगे कि म में जोड़ना है, और नहीं तो कहेंगे कि ल के पहले से निकाला है। तो यहां पर आते हैं, ल के पहले या म में, एक ही जगह पे आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो विकृति वाला वर्ण होगा उसको जोड़ना होगा तो उसके लिए एक ही स्थान आएगा, अलग अलग नहीं जोड़ना होता है। ठीक ना? तो देखिए कहां जोड़ना है? यहां पे जोड़ना है, ल से पहले, और म में भी हम जोड़ सकते हैं, तो म में ही जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि म में हलंत है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, और यहां पे स्वर ही आ रहा है, मतलब व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो सकता है। तो इस आ को जैसे स्टूडेंट्स जोड़ेंगे, इस म में आ की मात्रा आएगी, और इसके साथ साथ एक और उसमें संशोधन करना है कि जब किसी व्यंजन में कोई स्वर जुड़ रहा हो ना, तो वहां से हलंत बेचारा भाग जाता है, भाग गया, और शब्द क्या बन गया? हिमालय। मेरा दावा है स्टूडेंट्स, यदि आप इतना बढ़िया से समझाने पर नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपका बेस नहीं बना है, और तब आप कभी नहीं समझ सकते। मेहनत को समझें और तब यह समझने का प्रयास करें कि मैं क्या बताना चाहता हूं। हिमालय शब्द हिम में से अ निकला, आलयः में से आ निकला, दोनों को मिला के आ हो गया। हिम में से अ निकल गया तो हिम हलंत वाला म रहेगा, हिम रहेगा, और आलयः में से आ निकला है तो लयः आ गया। अ और आ के मेल से आ बना, आ को वहीं पे जोड़ेंगे जहां से हमने निकाला है। जैसे ही हमने इसमें आ की मात्रा जोड़ी, आ की मात्रा तो जुड़ी ही, एक परिवर्तन और हुआ क्या? म का हलंत बेचारा भाग गया। क्यों भाग गया? जानते हो क्यों भाग गया? जानते हो? चलो एक उदाहरण देखते हैं। मान लो आपके यहाँ खूब जाम लगा हुआ है, किसी बाजार में आप रहते हो, वहां पर खूब जाम लगी हो, लेकिन उसी में एक एम्बुलेंस पीछे से हॉर्न बजाती आ जाए, वहां पर पुलिस प्रशासन क्या करेगी? बताओ ना, क्या करेगी? सबको साइड दे देगी ना, सबको साइड दे। तब तक आप गति में अपने चलते रहो जब तक कोई पीछे से नेता की गाड़ी, एम्बुलेंस गाड़ी, ऐसी कोई गाड़ी नहीं आ जाती है, लेकिन वो आ जाए सबको साइड दे। बस वही स्थिति है, हलंत बेचारा बैठा रहेगा, लेकिन जैसे उसके पास स्वर आता है ना एम्बुलेंस की तरह, बस व्यंजन भाग खड़ा होता है, व्यंजन का हलंत भाग खड़ा होता है, भाग जाता है। ऐसे आप याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले विषय वस्तु पे। तो हिम धन आलयः बराबर क्या बनेगा? हिमालय। और ठीक इसी तरह स्टूडेंट्स, नदी में दीर्घ ई की मात्रा है, ईशः में ई दिख ही रहा है, ई धन ई, यानी दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई ही होता है।
यदि हमें अलग करना हो तो नदी में से ई को निकालेंगे नद बचेगा, और ईशा में से ई को निकालेंगे यानी दीर्घ ई को निकालेंगे शह बचेगा, नदशह बना। लेकिन अभी कुछ काम बाकी है ना, इसमें से ई निकाला, इसमें से ई निकाला, दोनों ई मिला करके दीर्घ ई हो गया। अब इस ई को जोड़ेंगे कहां, यह ध्यान दीजिए। तो मैंने बताया है कि इस विचार, इन दोनों विचारों को जहां से आपने निकाला है ना, वहीं पर आप सेट कर दो, ये बेचारे ठीक ठाक रह जाएंगे। कहां से निकाला है देखते हैं, या तो तालव्य श के पहले से और नहीं तो द में से, या तो द में जोड़ेंगे या तालव्य श के पहले जोड़ेंगे। तालव्य श के पहले तो यहां पर, और द में तो द में, यानी द में भी हम जोड़ सकते हैं क्योंकि यहां पर तो हलंत है ना, और हलंत है मतलब उसमें स्वर नहीं है, और यह स्वर है मतलब ये इसमें जुड़ सकता है। करेंगे क्या, इस दीर्घ ई को हम मात्रा के रूप में लगा देंगे, और लगाएंगे तो एक परिवर्तन होगा। और हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे भी बोल रहे हो ना आप लोग, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्या होगा, क्या, हाँ वही, ये हलंत हट जाएगा, तब शब्द क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, नदीसा। ये क्या पढ़े हम लोग, संधि पढ़े हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि नदीशा में किन किन वर्णों का मेल है। तो यदि आपको दोनों को अलग अलग करने आ गया ना, तो मैंने बताया है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ अंतिम पद के प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता है। यही दोनों निकाल के बता दो, काम खत्म। इसमें से दीर्घ ई बता दो, इसमें से दीर्घ ई बता दो। आपके ऑप्शन में दिया गया होगा ई प्लस ई, दीर्घ ई रहेगा, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, उसी को टिक आउट करना है। अब कंफ्यूजन में डालने के लिए कुछ दे दिया गया हो तो आंख बंद करके नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, इसमें दीर्घ की मात्रा हमारे यहाँ पे ह्रस्व ई धन दीर्घ ही दिया हो और आप उसको लगा कर, ये तो आपकी गलती है ना। आपको ये पता है कि नदी कैसे दीर्घ की मात्रा से होती है, ईशा कैसे तो दीर्घ से होता है, तब आप ह्रस्व ई प्लस दीर्घ करके आ रहे हो, ये मेरी गलती, ये आपकी गलती, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। परिभाषा एक बार और ध्यान दीजिएगा, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसके साथ एक लाइन कभी नहीं भूलिएगा कि इसमें यानी संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ अंतिम पद के प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता है, और तब आपका संधि बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। संधि के भेद ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, संधि के कुल 3 भेद होते हैं। कितने? 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कुछ लोग बता रहे होंगे सर दीर्घो संधि होता है, हाँ दीर्घ संधि होता है, लेकिन यह संधि का भेद नहीं है। संधि के स्टूडेंट्स 3 ही भेद मानिएगा, 3 ही याद रखिएगा। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपको याद रखना है। संधि के 3 भेद होते हैं, मुख्यतः 3 भेद। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। स्वर संधि दिया गया है, 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा है कि पहले पद के अंतिम वर्ण के साथ अंतिम पद के प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता है। मतलब क्या है कि प्रथम पद के अंत में भी स्वर आएगा और अंतिम पद के प्रथम वर्ण के रूप में भी स्वर आएगा। उन दोनों स्वरों को आपस में जोड़ेंगे और तब जो विकृति उत्पन्न होगी, जो विकार उत्पन्न होगा, उसे ही स्वर संधि कहेंगे। उदाहरण देखिए ना, समझ में आएगा। जैसे सूर धन ईशा, सूर धन ईशा। सूर में से र में अ है, अ निकाल लिया, और ईशा में से ई निकाल लिया। अ के साथ जब ई मिलता है, दीर्घ ई मिलता है या ह्रस्व ई मिलता है स्टूडेंट्स, वह ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। अ के साथ ई मिला, ए बना। सूर को यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सूर में से अ निकल गया, हलंत लग गया, और ईशा में से ई निकल गया, तालव्य श और विसर्ग ऐसे बन गया। और मैंने क्या बताया है, तो इन दोनों के मेल से ए बनता है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है? ए बनता है। लेकिन इस ए को वहीं पर लगाना है जहां से हमने वर्णों को निकाला है। वर्णों को निकाला है तालव्य श के पहले से या र में से। तो हम लोग र में हलंत है और यह स्वर है, इसलिए हम र में ही प्रयोग कर देंगे। तो क्या होगा? ए की मात्रा को ऊपर जोड़ेंगे तो हलंत भी हट जाएगा और यह बन जाएगा सुरेशाह, और वही सुरेशाह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अब ऐसे आपको नहीं बताने जा रहा, क्योंकि 3 एग्जाम्पल मैंने दिया, हिमालय में बताया, नदीशा में बताया, और ये
सुरेशा शब्द में भी हमने बताया, 3 में बताया। अब ऐसे आप करते रहना ताकि आपका समय भी बचे। और अगला है स्टूडेंट्स, देवधन आलय बराबर देवालय। अ में से अ प्रथम पद में से निकला, आ अंतिम पद में से निकला, दोनों को मिला करके आ हुआ और तब देवालय शब्द बना, जिसको आप लोग देख रहे हो। एक कंफ्यूजन जहां तक हमें लग रहा है कि हमारे बच्चों के मन में आ रही होगी, सर यहां देव है तो देव इस कैसे हम जानेंगे कि इसमें अ है, कैसे जानेंगे कि अ है? स्वर संधि पढ़ रहे हो तो उसमें तो कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं स्टूडेंट्स। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो शब्द है ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण निकालना हो ना तो उसको थोड़ा सा लंबा बोलो। लंबा पे नदी है, नदी नदी, ये आ रहा है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण को निकालना बिल्कुल आसान है, और नहीं आ रहा तो मेरी तरह लंबा बोलिए, वर्ण को निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन संधि है स्टूडेंट्स। व्यंजन संधि कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए व्यंजन थोड़ा सा उदार टाइप का है। कैसा है? उदार टाइप का है। ये बेचारा कहता है कि स्वर तुम ठीक ना किए कि खाली अपने साथ स्वर को मिलाए, हम तो थोड़ी उदारता दिखाएंगे जी। व्यंजन ने कहा हमारा साथ चाहे स्वर आएगा चाहे व्यंजन आएगा, हम भाई व्यंजन संधि रहेंगे। यानी व्यंजन वर्ण के साथ चाहे व्यंजन वर्ण मिल रहा हो या फिर व्यंजन वर्ण के साथ कोई स्वर वर्ण मिल रहा हो, दोनों ही परिस्थितियों में वह व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। कहने का भाव बस इतना है कि पहले पद का अंतिम वर्ण आपको ध्यान में रखना है। पहले पद के अंतिम वर्ण में यदि व्यंजन आ रहा है मतलब वह व्यंजन संधि है। बाद में चाहे व्यंजन आए चाहे स्वर आए उससे आपको मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन परिभाषा में तो मतलब है। परिभाषा पूछ दे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तभी मत कहिएगा कि हमको मतलब नहीं है। तब आपको लिखना पड़ेगा कि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलने से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इतना आपको बताना पड़ेगा। उदाहरण देखते हैं। कह रहा है जैसे वाक धन ईशः बराबर वागीशः। वाक धन ईशः, वाक वाक में देखेंगे तो अंत में आपको हलंत युक्त दिख रहा है, और जिस व्यंजन में हलंत दिख रहा है मतलब उसमें स्वर नहीं है। ये क क्या है? स्वर विहीन है, स्वर मुक्त है, इसमें स्वर नहीं है। यानी क इसमें से निकला और ईशः इसमें से ई निकला। और मैंने तो पहले ही बताया था कि बस पहले व्यंजन होना चाहिए, बाद में स्वर आ रहा है या व्यंजन, यह मायने नहीं रखता। व्यंजन के साथ स्वर आया तो भी यह व्यंजन संधि में ही आएगा। और क का गी कैसे हो गया? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ जब कोई स्वर आकर के मिल रहा हो तो यह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह व्यंजन संधि का रूल है कि जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण में कोई स्वर आकर के मिल जाए तो वह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, कवर्ग सुने हो? कवर्ग कितने वर्ण होते हैं? आपका जवाब आ रहा होगा 5। कौन 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 कौन? आप कह रहे होंगे क ख ग घ अंग। क पहला है ना, तीसरा देखो ना, तीसरा मिला क ख ग आ रहा है। अब हम आप लोगों को नर्सरी एलकेजी की तरह क ख ग पढ़ाएं। हर एक एग्जाम्पल दे दिया, काम खत्म। तो क के साथ दीर्घ ई आया, यह अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण यानी ग हो गया, और ग में दीर्घ ई की मात्रा जोड़ी गई, गी हो गया। वा पहले है, शह बाद में है, और क हलंत धन ई बराबर गी हो गया। जो मैंने समझाया इसी गी को बीच में रख दिया गया है, वागीशः शब्द बन गया। कौन सा शब्द बना? वागीशः। कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कह रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए विसर्ग थोड़ा सा बेचारा और उदार हो गया। कहा साहब स्वर अपने आप में मस्त है, व्यंजन ने थोड़ी सी उदारता दिखाई कि कहा कि स्वर आके मिल जाओ तो भी हम नहीं बदलेंगे, हम व्यंजन रहेंगे। विसर्ग ने कहा ना, हमारे साथ सब आ सकते हो, चाहे स्वर आओ चाहे व्यंजन आओ। स्वर आओगे तो भी, व्यंजन आओगे तो भी हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं तो भाई विसर्ग संधि हूं तो विसर्ग संधि कहलाऊंगा। उदाहरण देखिएगा। कह रहे जैसे मनः धन रथ। र क्या है? र आपका जवाब आ रहा होगा सर ये व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। और अंत में विसर्ग दिख रहा है, प्रथम पद के अंत में विसर्ग दिख रहा है, और यहां पर व्यंजन आया, विसर्ग के साथ व्यंजन आया, तब भी यह विसर्ग संधि रहेगा। और मनः धन रथ करने पर विसर्ग का ओ हो जाता है, मनोरथ शब्द बनेगा। क्या बनेगा? मनोरथ। आगे आते हैं, एक और एग्जाम्पल मैंने लिया स्वर और व्यंजन को समझाने के लिए। यहां पर व्यंजन जुड़ रहा था विसर्ग के साथ, अब देखिए विसर्ग के साथ कोई व्यंजन नहीं बल्कि स्वर जुड़ रहा है।
और विसर्ग के साथ जब स्वर जुड़ा तो यह विसर्ग र हलंत में बदल जाता है और तब निराधारः शब्द बनेगा। निराधारा। तो आपसे पूछे कि निह धन आधार यह किस संधि में आएगा, आपका जवाब होना चाहिए यह तो विसर्ग संधि में आएगा। और मनः धन रथ यह किस संधि में आएगा या आया हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये भी विसर्ग संधि में है। बस आपको क्या देखना है कि पहले पद के अंत में विसर्ग है, मतलब वह विसर्ग संधि है जी। एक एग्जांपल से समझिएगा। यदि हम लिखें क, पुनः लिखते हैं क हलंत और अंत में लिखते हैं क विसर्ग और सबके बाद जोड़ का चिन्ह हमने लगा दिया। तीन परिस्थितियां हैं, एक क बिना हलंत के है, एक क में हलंत है और एक क में विसर्ग है। केवल क पर नहीं लीजिएगा, कोई भी व्यंजन आप यहां पे रख सकते हैं, कोई भी व्यंजन आप रख सकते हैं। तीन परिस्थितियां मैं बता रहा हूं। यदि वह बिना हलंत और बिना विसर्ग के है तो आप कहेंगे कि यह स्वर संधि में है। क्यों? क्योंकि इसमें से स्वर अ निकलेगा ना, तो आप कहेंगे कि यह क्या है, स्वर संधि है। मतलब यदि बिना हलंत और बिना विसर्ग के है मतलब वह स्वर संधि है। यदि प्रथम पद के अंत में ऐसा कोई भी व्यंजन आ रहा है तो आपको बताना है, ठीक है। दूसरी परिस्थिति स्टूडेंट्स, ये ट्रिक है, बढ़िया सा ट्रिक है, समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा है कि यदि यहाँ पर कोई भी व्यंजन है लेकिन उसमें हलंत लगा हुआ है, मतलब इसमें स्वर की कोई गुंजाइश नहीं है। और यदि इसमें स्वर नहीं है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि यह तो व्यंजन संधि में आएगा। और जब किसी व्यंजन के अंत में विसर्ग बेचारा दिख जाए या स्वर के अंत में विसर्ग दिख जाए तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि वह तो विसर्ग संधि कहलाएगा। ये रही ट्रिक वाली बात कि आपको ऐसे याद नहीं होता, तो जिस किसी शब्द के अंत में हलंत नहीं है वह स्वर संधि है, हलंत है मतलब व्यंजन संधि है, विसर्ग है तो वह विसर्ग संधि है। बातें आ रही समझ में? तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको बहुत बढ़िया सी ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, एक वीडियो अभी और जाएगा, एक या दो वीडियो अभी और जाएगा संधि से रिलेटेड, उसको आप जरूर देखें। मैं तो ये कहूंगा कि आप जरूर समय निकाल करके देखें, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक चीज और स्टूडेंट्स, बहुत सारे शब्द रूप और बहुत सारे धातु रूप मेरे चैनल पे पड़े हैं। पत्र लेखन का भी एक भाग पड़ा हुआ है, धातु रूप शब्द रूप भी पड़े हुए हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप सेंटर पर जाने से पहले इन व्याकरण के छोटे मोटे टॉपिक को आप देखना नहीं भूलेंगे। कुछ अनुवाद भी पढ़े हुए हैं, तो यदि आप कहते हो कि व्याकरण मैंने नहीं डाला तो यह आपकी भूल है। व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक डाले गए हैं और मैंने संधि उठाया है, तो संधि को कंप्लीट करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं विदा दीजिए अनुमति। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रहे, आपका एक एक क्षण बड़ा कीमती है और इस एक एक क्षण को आप बेकार नहीं जाने दीजिएगा। मुझे पता है स्टूडेंट्स कि जितना आज अपने समय को बचा रहे होंगे उतना आप अपने पूर्णांक में एक एक अंक जोड़ रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ लेता हूं आपसे इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दीजिए अनुमति, करिए इंतजार। बाय स्टूडेंट्स।